हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो हम लोग चलेंगे, आज पढ़ेंगे क्लास 12th हिस्ट्री लेसन 15 संविधान का निर्माण चैप्टर का। हमने इससे पहले पाठ का कई वीडियो दिया जिसमें हमने पाठ को अच्छी तरह से समझाने की प्रयास किया था। इसके बाद अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय का 10 क्वेश्चन हमने दिया था। आज हम लोग 11 से लेकर के आगे जितने भी लघुत्तरीय क्वेश्चन हैं, इन सारे क्वेश्चनों को हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। करना क्या आपको मिल रहा है, तो केवल वीडियो को आप देखते रहिए, इससे सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगी। हम कोशिश करते हैं आपको समझाने का। चलते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या कहता है, सुनना। चलिए 11 तक पढ़ाए हुए थे शायद, 12 देखते हैं। हमें तो याद है 10 तक लिखे थे। चलिए 11 देखिए। 12, प्रभुत्ता संपन्न राज्य से आप क्या समझते हैं। तो प्रभुत्ता संपन्न राज्य का मतलब होता है कि वैसे राज्य जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो, जहां उद्योग ज्यादा हो, जहां की कृषि व्यवस्था उच्च हो, वहां के लोग अधिक से अधिक नौकरी में हो, ठीक है ना। तो ऐसे राज्य को हम लोग कहते हैं प्रभुत्व संपन्न राज्य। प्रभुत्व संपन्न राज्य जैसे बिहार कृषि प्रधान राज्य है, इसके पास अपनी कोई ज्यादा वजूद नहीं है। लेकिन वहीं दूसरे तरफ चले, पंजाब की बात अगर करें तो वहां प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है। इसका कारण है कि वहां की कृषि व्यवस्था भी उच्च है, साथ ही साथ वहां उद्योग धंधे भी बहुत ज्यादा है। वहां के अधिकांश लोग अन्य क्षेत्रों में भी काम कर रहे हैं, जिसके कारण वहां के लोगों की प्रति व्यक्ति आय बिहार से कहीं ज्यादा है। तो ऐसे राज्य यानी जहां की आमदनी ज्यादा हो, प्रभुत्व संपन्न राज्य जो सभी दृष्टि से संपन्न हो, आजाद हो, राष्ट्र हित में युद्ध करता हो, शांति समझौता करता हो, ऐसे राज्य को हम लोग कहते हैं प्रभुत्व संपन्न राज्य। क्लियर। माने आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल संपन्न हो और स्वतंत्र हो, आजाद हो, ऐसे राज्य को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रभुत्व संपन्न। ठीक है। तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 12 समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कहते हैं। देशी रियायतों का एकीकरण किसने किया। एकीकरण प्रक्रिया के बारे में आप समझाइए। अब देखिए, आपने सुना था कि जब हमारा देश आजाद हो रहा था तो उस समय लगभग 540 देशी रियासत हमारे देश में थी और सभी चाह रहे थे कि हम अलग अलग होकर के एक देश बनावे अपना अपना, जैसे पहले के समय में हुआ करता था। अब हमारे जितने भी नेता थे उस समय के, जो प्रधान नेता थे, पंडित जवाहरलाल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन लोगों का कहना था कि अगर इस तरह की देशी रियासत बनेगी तो राजतंत्र होगा। जब राजतंत्र होगा फिर देश मजबूत नहीं होगी, केंद्र मजबूत नहीं होगा, तो फिर दूसरे देश के लोग हम पर आक्रमण कर सकते हैं। ये आपस में लड़ते रहेंगे 540 हो। जैसे 1707 में जब मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई तो पूरा भारत 700 छोटे छोटे रियायत में बट गए, सब आपस में झगड़ रहे थे। इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया और उसने धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। यही बात उन लोगों को समझ में आ रही थी। किनको? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ये जो भी तत्काल उस समय के नेता थे, उन सारे लोगों को ये बात समझ में आ रही थी कि अगर ये देशी रियासत आपस में अगर इस तरह से लड़ते रहे तो फिर से कोई दूसरी कंपनी, दूसरा देश के लोग हम भारत पर आक्रमण कर लेगा, फिर सबको अपने कब्जे में ले लेगा। तो इससे बचने के लिए उन्होंने सोचा कि सबको क्यों नहीं एक मिलाया जाए। और एक कब होगा, जब सब भारत में मिल जाएंगे, देश में मिल जाएंगे। इसलिए देशी रियासत को एक मिलाने के लिए, एक बनाने के लिए सबसे पहले एकीकरण का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। उन्होंने छोटी देशी रियासतों को पड़ोसी राज्य में मिला दिया, कई राज्यों को मिलाकर एक संघ बनाया और बड़ी रियासत को राज्य की संज्ञा दी गई। उन्होंने क्या किया, जो छोटे छोटे रियासत थे उसको क्या किया, बगल वाले जो बड़े रियासत थे उसमें मिलाया, और जब वो मिल गया तो उसको एक राज्य की संज्ञा दे दिया, भाई ये आप राज्य हैं। ठीक है, समझ में आई बात है। और वो राज्य को मिला करके क्या बना दिया गया, एक भारतवर्ष देश बनाया गया। तो मिलाने का काम किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कैसे मिलाया, छोटे छोटे जो रियासत थे
उसको बड़े रियासत में मिलाया और बड़े रियासत को क्या नाम दे दिया, संज्ञा, राज्य की संज्ञा दे दी। ठीक, तो इस तरह से एकीकरण का काम पूरा हुआ। कोई दिक्कत? चलते हैं। तो आप क्या समझे कि भारत में एकीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने में किसका श्रेय? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने बहुत अथक प्रयास के बाद सभी देशी रियासतों को समझा बुझा करके ऐसा किया। चलते हैं आगे हम लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए हम भारत के लोग का क्या अर्थ है? तब भारत के लोग का मतलब देखिए, इसका अर्थ है कि भारत में सर्वोच्च सत्ता भारतीय जनता के हाथों में है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में जो लोग हैं वही भारत के वास्तविक राजा हैं, वह जिसे चाहे अपनी सरकार बना सकती है। ये देशी मतलब भारत के लोग जो हैं, ऐसा यहाँ कहने का मतलब है। तब भारतीय संविधान में आप क्या लिखेंगे आंसर? भारतीय संविधान के प्रस्तावना में दिए गए हम भारत के लोग का अर्थ है भारत के जितने भी जनता है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, काला हो, गोरा हो, यानी जातिवाद किसी तरह का भेदभाव नहीं। भारत के सभी नागरिक जिसको नागरिकता प्राप्त है, वो सब नागरिक उन्हीं के हाथों में वास्तविक शक्ति है। वह जिसे चाहे सरकार बना सकती है, जिसे चाहे सरकार से हटा सकती है। ठीक है, आशा करते हैं इतनी बात समझ में आई होगी। चलते हैं आगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि हम भारत के लोगों का क्या अर्थ है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है मेरे भाई, सुनना। भारतीय शासन व्यवस्था की दो विशेषताएं। हमारे भारत में लोकतंत्र स्थापित है। अब इन लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं? तो देखिए, भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है भारत संपूर्ण प्रभुत्व वाला गणराज्य है। भारत संपूर्ण प्रभुत्व वाला गणराज्य है, यानी कि जितने भी राज्य हैं सबको बराबर राज्य होने का दर्जा दिया गया। साथ ही साथ भारत समाजवादी राज्य है, यानी कि जितने समाज के लोग हैं, जितने देश के नागरिक हैं, सबको बराबर अधिकार दिया गया है। हर नागरिकों को एक समान अधिकार, हर राज्य को एक समान अधिकार, ये भारत की विशेषता है संविधान की। ऐसा नहीं कि कोई राज्य को विशेष दर्जा और किसी को कम दर्जा, किसी को कम, ऐसा किसी राज्य के साथ नहीं। सबको बराबर का दर्जा और साथ ही साथ जितने भी लोग हैं सबको बराबर का अधिकार दिया गया है। तो इसे कहा जाता है भारतीय संविधान की विशेषता, भारतीय शासन की विशेषता। आगे क्वेश्चन है, भारत एक गणराज्य कैसे है? देखिए, भारत एक गणराज्य कैसे है, सुनिएगा। भारत एक गणराज्य इसलिए है क्योंकि भारत में कार्यपालिका प्रधान राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यह पद आनुवंशिक नहीं होता, इसलिए भारत एक गणराज्य है। यानी भारत में किसी भी पद के लिए जो चुनाव होती है वो आनुवंशिक नहीं है। आनुवंशिक का मतलब होता है कि बेटे का बेटा, बेटा का बेटा राजा नहीं बन सकते, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं बन सकते। बनेंगे कौन? चुनाव के बाद जिन व्यक्तियों को बहुमत प्राप्त होगी वो बनते हैं। इसलिए भारत एक गणराज्य इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ के जितने भी प्रतिनिधि हैं उनको चुनाव द्वारा ही अधिकार दिया जाता है। इसीलिए कहा गया कि भारत एक गणराज्य है और सबको चुनाव में भाग लेने का अधिकार, और जिनको बहुमत मिलेगा वही इस पद पर आएंगे। आगे चलेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जनपत्री किसने कहा? क्या वे संविधान बनाने वाली समिति के सदस्य थे? तो समझिएगा, के.एम. मुंशी। किसने कहा था? के.एम. मुंशी प्रस्तावना को राजनीतिक का जनपत्री कहा। देखिए, हमारे संविधान को जो प्रस्तावना है, जो आपने पढ़ा हम भारत के लोग भारत को, इसको हमारे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था के.एम. मुंशी। उन्होंने कहा है कि ये राजनीति का क्या है, जन्मपत्री है। संविधान सभा के वे सदस्य थे, और वे भी क्या थे? संविधान सभा के सदस्य थे, जिन्होंने ये कहा कि ये प्रस्तावना जो है क्या है, हमारी जन्मपत्री है, यानी प्रमाण पत्र है। किसका? संविधान का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या घोषित किया गया है? सुनिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या घोषित किया गया है? प्रस्तावना में, यानी जब हम पढ़ते हैं तो भारत को क्या बताया गया है? तो प्रस्तावना में बताया गया है कि भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। क्या बताया गया है? प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। क्लियर? तो आप क्या लिखेंगे?
तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है, कहा गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 19, क्या प्रस्तावना न्याय संगत है? माने क्या प्रस्तावना हमारी जो है वो न्याय संगत है? तो आप लिखेंगे प्रस्तावना न्याय संगत है। हाँ, हमारी प्रस्तावना क्या है? न्याय संगत है, क्योंकि प्रस्तावना को संविधान के भाग के रूप में स्वीकार किया गया है, और यदि सरकार प्रस्तावना बातों को पूरा कर नहीं करती है तो सरकार उसे चुनौती दे सकती है। मान लीजिए कि अगर प्रस्तावना में जो बातें लिखी गई है, प्रस्तावना में जो बातें लिखी गई है, अगर प्रस्तावना में ये बातें जो लिखा गया है अगर सरकार उसको पूरा नहीं करती है तो आम जनता उसको चुनौती दे सकती है, ऐसा हमारी प्रस्तावना में प्रावधान है। इसीलिए प्रस्तावना हमारी राजनीति का क्या है? न्याय संगत है, यानी जरूरी है। प्रस्तावना क्या हमारे? न्याय संगत यानी जरूरी है, क्योंकि प्रस्तावना के हिसाब से सरकार काम करेगी, अगर नहीं करती है तो जनता चुनौती देगी। ठीक है, तो इतना तक समझ गए होंगे। चलते हैं आगे की तरफ। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि सरकार अगर पूरा नहीं करती है तो उसका विरोध किया जा सकता है। चलते हैं 20 नंबर, सुनिएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिए गए शब्द प्रतिष्ठा और अवसर की समता का क्या अर्थ है? देखिए, हमारी प्रस्तावना में एक शब्द है जिसका अर्थ है प्रतिष्ठा। प्रस्तावना में वर्णित शब्द प्रतिष्ठा का अर्थ है अवसर की समता। इसका अर्थ है कि जितने भी भारतीय के हैं उनको एक समान अवसर दिया जाएगा। समान अवसर का मतलब है कि नौकरी आप लेना अगर चाहते हैं तो नौकरी में आपको समान अवसर दिए जाएंगे। अगर आप मान लीजिए अगर आप राजनीतिक में भाग लेना चाहते हैं तो आपको राजनीतिक का अवसर दिया जाएगा, यानी कि आपको एक समान अवसर, जितने भी देश के नागरिक हैं, ऐसा नहीं कि कोई अमीर आदमी है उसको ज्यादा मौका मिलेगा, आपको गरीब कम है तो कम मिलेगा, ऐसा नहीं। सबको एक समान अवसर देने का प्रावधान हमारे देशों में दिया गया है। साथ ही साथ ये बताया गया है कि आपको प्रतिष्ठा भी मिलेगी। प्रतिष्ठा का मतलब है उनमें जितना, अगर बड़े लोगों, ऊंचे लोगों, अमीर आदमी को जितना प्रतिष्ठा मिलती है उस काम में, उतनी प्रतिष्ठा आपको भी मिलेगी, गरीब आदमी को भी। तो यानी कि सबको बराबर की प्रतिष्ठा और बराबर का अवसर दिया जाएगा, ऐसा हमारे संविधान में प्रस्तावना में लिखा गया है। चलिए आगे सुनिएगा। संविधान सभा की पहली और अंतिम बैठक कब हुई? तो हमारे संविधान सभा की सबसे पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें 389 सदस्य थे। बाद में अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, और 24 जनवरी के बाद 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हो गया। ऐसे बनकर तैयार हो गया था हमारा संविधान कब? तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उसकी अंतिम बैठक 24 जनवरी को फिर से हुआ था लास्ट, और उस समय सब लोग उस पर विचार विमर्श करके खत्म कर दिए कहानी। तो ये अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 और 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था। आगे चलेंगे। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सॉरी अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति के। संविधान के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन यहां पूछ रहा है प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो क्या बोलेंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस समिति ने संविधान सभा की अपनी 4 नवंबर 1948 में पेश किया था, यानी इस सभा के प्रारूप समिति ने अपने संयुक्ता कब प्रस्तुत की? तो 4 नवंबर 1948 को पेश किया था। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर लास्ट 23 है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्याय निर्योग क्या है, क्यों? तो राज्य के संविधान में भाग 4 में नागरिकों के कल्याण के लिए राज्य के कुछ निर्देश दिए गए हैं, परंतु ये न्याय योग्य नहीं है। यदि सरकार उसे लागू नहीं करती है तो जनता न्याय का सहारा नहीं ले सकती है। माने अगर सरकार उस पर लागू नहीं करेगी तो जनता को ये अधिकार नहीं दिया गया है, ये नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। तो हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।